हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। हेलो बच्चों, हम पंचायती राज संस्थाओं पर संस्थागत और प्रशासनिक नियंत्रण कर चुके हैं। आज हम टेक्निकल कंट्रोल या तकनीकी नियंत्रण की बात करेंगे। तकनीकी नियंत्रण भी राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर लगाया जाता है। पंचायत समिति पर विकास अधिकारी और जिला परिषद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण होता है। प्रसार अधिकारी और संबंधित विभाग के जिले के अधिकारी विषय विशेषज्ञ होने के कारण ये तकनीकी नियंत्रण अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तकनीकी नियंत्रण में पंचायती राज पर राज्य नियंत्रण रखता है। योजनाओं और कार्यक्रमों की तकनीकी अनुमति देकर कृषि, पशुपालन, सिंचाई आदि राज्य सरकार ऐसे कार्य हैं जो पंचायती राज विभाग को ये काम करने को राज्य सरकार कहती है। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किसी भी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले उन कार्यक्रमों के बारे में वित्त के साथ साथ तकनीकी दृष्टि से भी सहमति लेनी पड़ती है जो राज्य सरकार देती है। निरीक्षण: राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो योजना दी जाती है उन पर निरीक्षण करने का अधिकार संबंधित विभाग को होता है। निरीक्षण के उद्देश्य से अधिकारी समय समय पर उन जगहों का भ्रमण करते हैं जहाँ से वो कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों की समय समय पर बैठक भी आयोजित की जाती है जिनमें कार्यक्रम और योजनाओं के तकनीकी और गैर तकनीकी पक्ष की जानकारी दी जाती है तथा कार्यक्रमों की कैसे क्रियान्वित की जाएगी इसकी भी एक गाइडलाइन बताई जाती है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्था और उसकी विभागों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी रोज की या 7 डेज की या 15 दिन की या फिर महीने की उन्होंने क्या रिपोर्ट उन्होंने विकास की है, क्या काम किए हैं, इसकी एक रिपोर्ट भी राज्य सरकार के द्वारा मंगवाई जा सकती है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर तकनीकी नियंत्रण बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। इन प्रतिवेदनों से माध्यम से उन कार्यों में क्या क्या समस्याएं आ रही है इन सब की जानकारी राज्य सरकार के पास आ जाती है। तकनीकी अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भी प्राप्त किए जाते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद में जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजे जाते हैं। संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी उस विशेषज्ञ की जो भी उसने कार्य किए गए हैं उस पर अपनी टिप्पणी लिखते हैं और यह प्रतिवेदन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसकी पदोन्नति में भी उनकी टिप्पणी विषय विशेषज्ञों की बहुत लाभकारी होती है। इसके बाद आता है न्यायिक नियंत्रण। भारत में ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं निगमित निकाय हैं, यानी इन संस्थाओं में से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो कोर्ट में केस कर सकता है। इसलिए भारतीय संविधान और अलग अलग कानूनों में निर्धारित पद्धतियां हैं। अधिनियम, नियम और उपनियमों में यदि मतभेद है तो न्यायालयों में केस किया जा सकता है और न्यायालय जो निर्णय देगा वो सभी को मानना होगा। कई बार निर्धारित सीमा में यदि कोई कार्य अवैध घोषित किया गया है या कोई संस्था अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम कर रही है तो ऐसे में अगर पीड़ित पक्ष है और वो कोर्ट में केस कर देता है तो दोनों पक्षों की सुनने के बाद न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित करती है और निषेधाज्ञा भी प्रसारित कर सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई संस्था या कार्यालय कोई सौंपे हुए कार्य को नहीं करता तो उसके लिए कोर्ट केस किया जा सकता है और कार्यों को पूरा करवाने के लिए परमादेश का आदेश कोर्ट जारी कर सकता है। भारत में न्यायपालिका सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के निर्णय से
किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर केस कर सकता है। नेक्स्ट है वित्तीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्था में 73वें संविधान संशोधन से पहले जो भी वित्तीय नियंत्रण था और आज भी वित्तीय नियंत्रण है। राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में लेखा के अंकेक्षण करने के लिए वित्त आयोग भी होता है। वित्तीय नियंत्रण के लिए सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज के आय के स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जो इनकी आय हो जाती है वो ये पंचायती राज संस्थाएं कहाँ जमा करवाएंगी उसका निर्धारण किया जाता है। फिर पंचायती राज संस्था अपने कार्य करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगी तो बजट का निर्माण और उसका क्रियान्वयन किया जाता है। साथ ही लेखा संधारण भी किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं को लेखा निर्माण के लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश दे सकती है। अकाउंटेंट जनरल की सहायता से परफॉर्मा बनाकर पंचायती राज संस्थाओं को बता सकती है। अंकेक्षण का काम भी पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विकास योजनाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं को बहुत सारा धन दिया जा रहा है। उनमें अकुशलता, भ्रष्टाचार ना फैले, इसके लिए स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 से प्रभावी है और इसके द्वारा ये देखा जाता है कि पैसा सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये नियंत्रण तो राज्य सरकार के हैं, लेकिन फिर भी इन नियंत्रणों की कुछ सीमाएं हैं। ये उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं जितने उन्हें होने चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर है। उच्च अधिकारियों का इसका कारण है उच्च अधिकारियों का कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि उच्च अधिकारी आए दिन बदलते रहते हैं या उनका ट्रांसफ़र होता जाता है। ऐसे में वो अधीनस्थ अपने आदेशों को सही तरीके से पालना नहीं करते। कई बार उच्च अधिकारी के जो गांव के दौरे हैं वो भी सिर्फ गांव को छू कर वापस आने वाले हैं। वो रात को वहाँ रुकते ही नहीं है, उन्हें फीडबैक नहीं मिल पाता और वो सही तरीके से सरकार को सारी जानकारी नहीं मिलती। कई बार जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है उसकी क्रियान्विति में बहुत समस्या आ जाती हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल अविश्वास प्रस्ताव का अपने दल के आधार पर या तो समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। साथ ही सरकार भी अपनी सत्ता का प्रयोग करके ऐसे प्रस्तावों को अपने तरीके से प्रभावित कर देती है। कई बार पंचायती राज संस्थाओं पर जो राज्य का नियंत्रण है वो उतना प्रभावी नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नियंत्रण प्रभावी होता है तब तक राज्य सरकार ही बदल जाती है। वित्तीय नियंत्रण में भी बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमारा वित्तीय प्रशासन बहुत जटिल है। कई बार कार्य करने के लिए वित्तीय सहमति नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो वो बहुत देर से मिलती है। कई बार संस्थाएं धन का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाती हैं, यानी जिस कार्य के लिए उन्हें धन का प्रयोग करना है वो उस कार्य में धन का प्रयोग नहीं होता, तो ये वित्तीय अनियमितता बनी रहती है। इन सब में सुधार के लिए सादिक अली समिति ने और 1964 में और गिरधारी लाल व्यास समिति ने 1973 में कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं पर नियंत्रण के राज्य की शक्ति धीरे धीरे अप्रभावी हो रही है, इसलिए उसे का विकेंद्रीकरण करके जिला स्तर पर नियंत्रण का कार्य किसी निष्पक्ष संस्था को सौंपा जाना चाहिए। राज्य और केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान बजट शुरू होने के जैसे ही बजट सत्र प्रारंभ होता है थोड़े समय बाद ही पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए जाने चाहिए, ताकि ये संस्था प्रभावशाली तरीके से कार्य कर सके। आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है।